रोटेट योर फोन बोल रहा नहीं। ठीक है, आ गया। कर दिए करें, लाइव हो गया है फोन। हाँ हमको दिख रहा नहीं, लेकिन तुम्हारा लाइव। हाँ हाँ हाँ, ऊपर करो फोन। हाँ एकदम खड़ा खड़ा। हाथ में पकड़। हेलो, खड़ा है, खड़ा है, अभी हाथ में ही पकड़ लिए। हाँ हाँ, जय भीम जय बिरसा। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। हाँ बोलो। हेलो, जय भीम जय भीम। ठीक है ठीक। इसको यार, लेकिन 2 मिनट इसको। एक एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट। हेलो हेलो, 1 मिनट, वो फोन सेट करने दो ना। 1 मिनट, उसमें बैटरी कितनी बैटरी है? बैटरी हॉरिजॉन्टली फोन रखे तो कंफर्टेबल नहीं है, नहीं जमता। तो इसको ऐसा लटका देना, बोला नजदीक लाना, वो पूरा सिस्टम ही नजदीक ला। ये ले, हाइट पे नहीं रहेगा। एक मिनट करना पड़ेगा राजा। 2 मिनट। आ गया अभी। हाँ 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 हाँ। अब आया क्या? हाँ ठीक। हाँ हाँ हाँ, 5:30 बजे। ठीक है, एग्जैक्ट 1 घंटा। अच्छा ठीक है, ठीक। साथियों, आप तमाम लोगों को जय भीम, जय भारत, नमस्कार, जय बिरसा। हम तमाम लोग इस देश में एक गंभीर विषय की तरफ बढ़ रहे हैं, और जिस विषय की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं उस विषय को समझने के लिए हमने उसको एक नाम दे डाला है कि भारतीय व्यवस्था में बहुजन मजदूरों की दशा और दिशा। ये एक ऐसा विषय है आज के समय में, जब पूरे देश में सोशल लॉकडाउन है, कोरोना वायरस की दहशत है, और जिस तरीके से मजदूरों का पलायन हो रहा है, ये एक ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई है जो भारत में आज़ादी के बाद में, पार्टीशन के बाद में, ये बात की सबसे खतरनाक और सबसे भयानक परिस्थिति निर्माण हो गई है। हम लोगों को कुछ चीज़ों पर ज़्यादा गंभीरता से देखने की ज़रूरत है। देखिए, जिस संविधान पर पूरा देश अमल करता है, जिस संविधान पे हम तमाम लोग विश्वास करते हैं, जिस संविधान के अंतर्गत हम पूरे देश का संचालन कर रहे हैं, उस संविधान में टॉप टू बॉटम, नीचे से लेकर ऊपर तक सभी वर्गों के लोगों का सामाजिक अस्तित्व, उनका विकास, उनके अधिकार और उनकी सुरक्षा का
प्रावधान है, और ये प्रावधान विश्व में भारत एक ऐसा देश है जिसके संविधान में अलग तरीके से इसको मेंशन किया गया, अलग तरीके से इसको दिशा निर्देशित किया गया, इसका अस्तित्व है। लेकिन इस लॉकडाउन ने, इस सोशल लॉकडाउन ने एक परिस्थिति जो हमारे सामने लाई, वो विश्व में किसी देश में नहीं हो रही है जो भारत में हो रही है। साथियों, आप तमाम लोग जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, ये सत्य है। लेकिन इस बात की सच्चाई को कोई सामने नहीं रखता है कि भारत में एक ऐसा वर्ग है जिसकी वजह से भारत जाना जाता है। विश्व में सबसे ज्यादा मजदूर भारत में रहते हैं, और ये जो मजदूर है ये बहुजन समाज के हैं, दलित है, ओबीसी है, और ज्यादातर आदिवासी है। हमको ये देखने की जरूरत है अभी कि 2200 किलोमीटर तक के लोग चल चल के अपने गांव तक पहुंचे। 2200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, यानी पैदल ही अपने गांव तक लोग जाने के लिए मजबूर हो गए। ये परिस्थिति हमारे ऊपर आई क्यों? हम ये मानते हैं कि सोशल लॉकडाउन जरूरी था, लेकिन इसका एक बहुत गंभीर पहलू था कि आप कम से कम 2 से 3 दिन का समय इस देश में मजदूरों को देना था। क्योंकि हम महाराष्ट्र में बैठ के बात कर रहे हैं, पूरे देश में महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो 70 लाख दूसरे राज्यों के मजदूरों को रोजगार देता है। 70 लाख, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। 70 लाख मजदूरों को रोजगार महाराष्ट्र में मिलता है, ये बड़ी बात है। आप लोग इस सिचुएशन में आपको यह तय करना पड़ेगा कि इस समस्या को, इस बात को किस तरीके से देखा जाए। आप देखिए, जितने लोग कोरोना वायरस से मरे नहीं हैं, जितने लोग नहीं मरे, उससे कहीं ज्यादा गुना लोग भूख से मर गए हैं। कई लोग की हालत खराब हो गई है, उनको बीमारियां हो गई है। वो 5-5 दिन पैदल अपने घर तक पहुंचे हैं, बिगर नहाए, बिगर खाए। आपने देखा अभी रेल पटरी में मजदूर मर रहे हैं। केवल महाराष्ट्र की नहीं, पूरे देश भर में आप लोगों ने देखा है कि कैसी स्थिति में लोग ये कर रहे हैं। उनको खाने को नहीं, उनको कोई साधन नहीं जाने का। ये एक तरीके का उत्पीड़न है। हमारा जो मैकेनिज्म है, जो हमारी सरकार है, इन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया इस समस्या को। इसका मतलब ये है कि हमारे पास, हमारी सरकार के पास, हमारी व्यवस्था में इसका आकलन बराबर नहीं है। इन्होंने इस वर्ग को कभी कंसीडर ही नहीं किया, इनको माना ही नहीं। भारत में इनको राष्ट्रीय प्रवाह का हिस्सा नहीं माना गया, इसलिए इनकी यह दशा हुई है। अगर इनको राष्ट्रीय प्रवाह का हिस्सा मानते तो इनको देखकर भी यहां पर निर्णय लिया जाता, लॉकडाउन का निर्णय लिया जाता। जैसे विदेशों में रह रहे भारतीयों को हमने लाने का इंतजाम किया, सरकार ने उसकी जवाबदारी उठाई, लेकिन भारत में रह रहे ऐसे प्रवासी मजदूरों को निकालने की जवाबदारी सरकार ने नहीं निकाली। उनको उनके घर तक पहुंचाने की जवाबदारी सरकार ने नहीं ली, या उसको पूरा नहीं कर पाए। आप देखिए, ऐसी स्थिति हमने देखा कि पूरे भारत में 3.5 करोड़ मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने लगे थे, रोजगार के लिए अपने घर पहुंचे। इसका डाटा सामने आ गया है कि 3.5 करोड़ मजदूर अपना राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में रोजगार की तलाश में जाते हैं। ये डेली वेजेस है। इनको मजदूर तो बोला गया है, लेकिन इनके सामने एक शब्द है, असुरक्षित मजदूर, असंगठित मजदूर। ये जो शब्द है, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इसके बारे में गवर्नमेंट के पास में या हमारे व्यवस्था में कोई प्लानिंग नहीं है। इस पर कोई, किसी ने सोचा नहीं, इसको सीरियसली नहीं लिया। उनकी मौत को कोई सीरियसली नहीं ले रहा है, उनकी अवस्था को कोई सीरियसली नहीं ले रहा है। वो गांव भी जाएंगे तो अभी रोजगार मिलेगा, इसकी उसको कोई गारंटी नहीं है। गांव में भी जाएंगे तो उनको रहने देंगे गांव में, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। यानी एक तरीके से उनके जीवन को ही प्रश्न चिन्ह लग गया है। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम इन्होंने खड़ी करके रख दी है। देखिए, पूरा देश इस वक्त कोरोना वायरस की चपेट में है, कोरोना वायरस से लड़ रहा है। देखो, कोरोना वायरस से बचना
पूरे देश में एक ऐसा वर्ग है जो कोरोना वायरस से बचने की वकालत कर रहा है, लेकिन एक ऐसा वर्ग है जो इस कोरोना वायरस से निर्माण हुई परिस्थिति में जिंदा रहने की जंग लड़ रहा है। उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। जो तकलीफ उसको हुई है उसके बारे में कोई सोच नहीं रहा। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूरे बहुजन समाज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये समाज है जो मजदूरी करते हैं, जो रोजंदारी में मजदूरी करते हैं, जो किसान मजदूर है, किसानी नहीं है वो, किसानी में भी मजदूरी करते हैं। ऐसी स्थिति में जो लोग रोज कमाते और रोज खाते हैं, ऐसे पूरे भारत में 3.5 करोड़ लोग, यानी एक आदमी के पीछे 10 लोग, यानी कम से कम 35 करोड़ लोग इस अवस्था में जिंदा है। साथियों, मेरी आप लोगों से इस तरफ देखने का एक दृष्टिकोण बदलना चाहिए, इसलिए हम लोग इस विषय को हाथ लगाए। आप देखिए कि भारत सरकार के पास में असुरक्षित मजदूर, डेली वेजेस पे काम करने वाले मजदूर, ग्रामीण अंचल के मजदूर, फॉरेस्ट एरिया के मजदूर, इनका कोई ब्यौरा नहीं है, इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड सिटीजन्स। एक तरफ 2 टाइप के सिटीजन्स लेने वाले लोग हैं, ड्वेल सिटीजन। आप भारत के भी हो और विदेश में भी आपकी सिटीजनशिप चल रही है, उनके संरक्षण के बारे में गवर्नमेंट सोचती है, लेकिन जो आपके ही सिस्टम का एक हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। इस बात का बहुत बड़ा दुख है। इससे बड़ी बात यह है कि ये वो वर्ग है जो इस देश का मूल निवासी है, जो इस देश का मूल मालिक है। ये वो वर्ग है। दोनों बातें समझनी पड़ेगी। इस देश का पहला आदमी इस देश की व्यवस्था का आखिरी आदमी बन गया है। इन दोनों बातों को समझने के लिए हमको अपना एक सामाजिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। एक नए नजरिए से इस समस्या को देखने की जरूरत है। साथियों, इस सोशल लॉकडाउन से जो समस्या भारत के गरीब वर्ग में, मजदूर वर्ग में, दलित वर्ग में, शोषित पीड़ित वर्ग में, आदिवासियों में, विशेषकर के आदिवासियों में, क्योंकि जितने मजदूर भारत में है उसका 70% मजदूर आदिवासी है। अब ये आदिवासी मजदूरों के सामने जो समस्या है निर्माण होने वाली है, वो समस्याएं इतनी गंभीर है कि उनके जीने के लाले पड़ जाएंगे, उनके रोजगार के लाले पड़ जाएंगे, उनके जिंदा रहने पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, जिसको आप लोग बोलते सर्वाइवल। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि इस देश में धर्म, जाति के आधार पे जनगणना हुई है, लेकिन इनकी कोई विशेष जनगणना या इन पर कोई विशेष ध्यान किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया, और किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इसके लिए विशेष प्रोग्राम नहीं रखा। केवल रोजगार गारंटी योजना, ये जो थ्योरी सामने आई थी, ये कुछ हद तक के ये सोल्यूशन नहीं है, ये हल नहीं है। ये केवल 15 से 20% प्रश्नों को कम कर सकता है। इसके लिए एक बहुत बड़ी योजना की जरूरत है, बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है, जो दिखाई नहीं दे रही है, और यही चिंता का विषय है। खास करके इन मजदूरों में, इन आदिवासी तबकों में जो बहुत ही दयनीय स्थिति में जी रहे हैं, इनको अनवांटेड सिटीजन्स के रूप में ट्रीटमेंट दिया गया। इसमें इस सोशल लॉकडाउन में आदिवासियों को, मजदूरों को, दलितों को, गरीब शोषित वर्ग को अनवांटेड सिटीजनशिप, यानी गैर जरूरी, जिनके बारे में हम सोचना नहीं चाहते हैं, जिसके बारे में हम सोचते नहीं है, उसका दूसरा मतलब यह निकलता है कि उसको आप गैर जरूरी नागरिक मानते हैं, जिनकी आपको जरूरत नहीं है, जिनकी इस देश को जरूरत नहीं है। ऐसा ट्रीटमेंट दिया गया उनको। अगर इनकी जरूरत होती तो इनको केंद्रित करके कोई योजना गवर्नमेंट ने बनाई होती, इतना गंभीर डिसीजन लेने के पहले इनके बारे में विचार विमर्श किया गया होता। ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि इनके दर्द का, इनके प्रति, इस वर्ग के प्रति गवर्नमेंट वेदना सुनने नजर आ रही है। जिनके मन में कोई दर्द नहीं दिखाई दे रहा है, उसकी जवाबदारी नहीं, केवल राशन बांट रहे हैं, आपको जाने की परमिशन दे रहे हैं, इस टाइप की घोषणाएं करके कुछ होने वाला नहीं। और विशेष बात यह है कि ऐसा कोई प्रोग्राम, ऐसा कोई योजना या ऐसा कोई आंदोलन इस देश में इस वर्ग के लिए दिखाई नहीं दे रहा है। ये बहुत बड़ा वर्ग है जो भारत के बहुजन मूल निवासियों को परिभाषित करने के लिए सबसे जरूरी वर्ग यानी आदिवासी,
अगर आदिवासी है तो आप इस देश के में बोल सकते हो कि हम आदिवासियों के वंशज हैं। अगर आदिवासी नहीं है तो आप किसके वंशज हो और कैसे मूल निवासी हो, ये बहुजन समाज बोल नहीं सकता है। बहुजन समाज की पहचान का आखिरी सबूत यानी आदिवासी समाज है। साथियों, मजदूर केवल बहुजन भी नहीं होता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, वो ऊंची जाति का भी हो सकता है, लेकिन मजदूर बोलकर भी उसकी कोई योजना पर काम या उसके प्रति कोई संवेदना ये दिखाई नहीं दे रही है। ये चिंता का विषय है पूरे देश के लिए। ये हमको इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आने वाले भविष्य में इस वर्ग का जीवन बहुत ही कठिन जीवन हो जाएगा। इस वर्ग को जीना मुहाल हो जाएगा, ये वर्ग जी नहीं पाएगा। और जो ये अनवांटेड, देखो ये प्रैक्टिकली इस बात पर मैं एक आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं कि मैंने इसके पहले एक शब्द वापरा हूं, अनावश्यक जनसमूह, अनवांटेड पीपल्स, अनवांटेड ह्यूमन बींग्स, जिनकी इस व्यवस्था में जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों को ये लोगों ने यूजलेस पीपल बना दिया। अब ये यूजलेस पीपल यानी क्या? ये यूजलेस पीपल का अब इस व्यवस्था में कैसे इस्तेमाल होगा, ये आपको समझना पड़ेगा, इसको गंभीरता से देखना पड़ेगा। अगर आप इस चीज को नहीं समझे तो आप बहुजनवादी, अंबेडकरवादी, फुले अंबेडकरवादी आंदोलन, संभाजी महाराज का आंदोलन या हमारे जितने क्रांतिकारी है उनका आंदोलन, और विशेष करके टंटा भील, बाबूराव शर्मा के, रामोजी भांगरे, महामानव बिरसा मुंडा, इनके आंदोलन को हम लोग नहीं समझ सकते। देखिए, आज आपको दिख रहा है कि किसी को किडनी होना तो आदिवासी की तरफ जाता है, किसी को खून होना तो आदिवासी की तरफ जाता है, किसी को कुछ पार्टी यानी कुछ शरीर का पार्ट होना तो आदिवासी की तरफ जाते हैं, किसी को जमीन होना तो आदिवासियों के पास में जा रहे हैं, आदिवासी क्षेत्रों को घेर रहे हैं, किसी को जंगल में खनिज होना तो आदिवासी क्षेत्रों को टारगेट कर रहे हैं। एक ये सिचुएशन, और दूसरी सिचुएशन ये है कि ऐसे एरिया में, भारत में ऐसे एरिया में ब्लड डोनेशन कैंप चलते हैं, रक्तदान शिविर जिसको आप लोग बोलते हैं, जिस एरिया में खाने को नहीं है, जिस एरिया में लोग कुपोषण से मरते हैं, वो एरिया में रक्तदान शिविर हो रहा है। इसके मायने क्या है? इसको गंभीरता से अगर आप लोगों ने विचार किए तो इसके पीछे का एक बहुत गंभीर पहलू आपके सामने आता है कि ये लोग बेचारे जो भूख से मर रहे हैं, जिनके पास काम नहीं है, ये अपना 800 रुपए में खून बेच रहे हैं, खून बेचने के लिए मजबूर है। यानी उनके यहां काम नहीं है, अब मेरा खून ले लो, वो 800 रुपए जो मिलेंगे उससे वो अपने बाल बच्चों के लिए राशन लेके आएंगे, कंट्रोल से राशन लेके आएंगे, सस्ता राशन लेके आएंगे। यानी उनको जिंदा रहने की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। साइंस बोलता है कि आप खाना खाओगे तो खून बनेगा। देखो साइंस का क्या कहना है। विज्ञान बोलता है कि आप खाना खाओगे तो आपका खून बनेगा, लेकिन देश में ऐसी परिस्थिति आ गई है ये लोगों के सामने, आदिवासियों के सामने, मजदूरों के सामने, कि आप खून दोगे तो जिंदा रहोगे, खून दोगे तो खाना मिलेगा। ये दोनों सिचुएशन को समझ लीजिए आप, और ये प्रैक्टिकल बात है, ये कोई अतिशोक्ति नहीं है। ये वो लोगों के लिए जो घर के बाहर नहीं निकलते, जो एसी में बैठकर इस देश की व्यवस्था को देखने की कोशिश करते, ये उनके बस का काम नहीं है। वो लोग जो प्रैक्टिकली जमीन पे काम करते हैं, ये वही लोग बता सकते हैं कि वास्तविकता क्या है। इस वास्तविकता को समझे बिगर आप इस समाज का नेतृत्व नहीं कर सकते, इस समाज में कोई आंदोलन नहीं चला सकते। आप अपनी अवस्था देखिए, उसके बच्चे की शादी करना है, बच्चे को पढ़ाना है तो किडनी बेच देते हैं। रैकेट बन गया ये। यानी इनकी अवस्था इस व्यवस्था में सब्स्टिट्यूट ह्यूमन की बन गई है, जिसको आप लोग पर्यायी मानव बोलते हैं, कि दूसरे को जिंदा रखने के लिए अगर किसी को चाहिए, किसी को किडनी चाहिए, किसी को खून चाहिए, तो इनका ले लो। यानी इनको जिंदा इसलिए रखा जाएगा अभी क्योंकि दूसरे को जिंदा रखना है। यानी सब्स्टिट्यूट ह्यूमन के रूप में उसका स्थान बनते जा रहा है। ये विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश में या किसी देश में ऐसी अवस्था नहीं आई है जो भारत में आई है, और ये बहुत गंभीर बात है। इस पर कोई गंभीरता से विचार करने वाला वर्ग खुल के सामने नहीं आया है।
अभी ऐसा देखा जा रहा है कि जो गंभीर बात कर ले, जो सरकार के खिलाफ में बात कर ले या किसी विशेष विषय को लेकर बात कर ले, उसको छोड़ा नहीं जाता है, उस पर टिका होती है, उस पर कानूनी कार्रवाई होती है, उसको किसी ना किसी तरीके से दबाने का प्रयास चलता है। और ये हमेशा होते रहेगा, क्योंकि ये गुणधर्म है, ये व्यवस्था का कैरेक्टर होता है कि अगर आपको किसी के खिलाफ में आप जब बोलते हो तो वो आपको कोशिश करता है, पहले समझाने की कोशिश नहीं करता है, आपके दुख को बांटने की कोशिश नहीं करता है, पहले आपको दबाने की कोशिश करता है। जब आप दबने की स्थिति में नहीं आते तब आपसे बैठकर निगोशिएशंस करते, तब जाके आपसे बैठकर चर्चा की जाती है कि भाई बताइए आपकी समस्या क्या है। आज की तारीख में हम लोगों ने जो सर्वेक्षण किया है, जो निरीक्षण किया है ऐसी स्थिति का, ये पता चलता है कि करीब करीब 70% बहुजन समाज पूरी तरह डिस्टर्ब हो गया है। वो बहुत बुरी अवस्था में आ गया है, वो समझ में नहीं आ रहा है उसको कि क्या किया जाए, उसके दिमाग के बाहर हो गया, उसका सर्वाइवल उसके दिमाग के बाहर हो गया है। ना उसको दवाई मिलेंगी, ना उसको रोजगार मिलेगा, ना उसको सुरक्षा मिलेगी, ना ही वो अपने परिवार को छोड़कर बाहर रह सकता है। एक आदिवासी आदमी को आप लॉकडाउन रहने के लिए बोलेंगे, एक ही कमरे में पूरा परिवार रहता है 10-15 लोगों का, वो कहाँ लॉकडाउन रहेगा? झाड़ के नीचे जाके बैठना पड़ेगा उसको जंगल में जाके रहना पड़ेगा। ये सोशल लॉकडाउन तो पहले से ही आदिवासियों के हिस्से में आया है, उनको जंगल में ही रखा गया है। ये सोशल आइसोलेशन जो हुआ है आदिवासियों के साथ में, उनको बस्तियों के बाहर दलितों को रखा जाता है, आदिवासियों को जंगल में रहने के लिए मजबूर। ये जो लॉकडाउन हुआ है, इस चीज को भी समझना पड़ेगा। ये सोशल लॉकडाउन से आपको उस समय के कल्चरल और इकोनॉमिक और यानी जिस तरीके का लॉकडाउन, यानी आपको जो अलगाव तरीके से आपको व्यवस्था से बाहर रखा गया है, ये बात को आपको तब के रेफरेंस में भी सोचना पड़ेगा कि आपको हमेशा व्यवस्था से बाहर रखने का प्रयत्न किया गया है। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि राक्षस को मारना ये गुनाह नहीं होता था, भूत पिशाच को मारना ये गुनाह नहीं होता था, असुरों को मारना गुनाह नहीं होता था, उसको गुनाह नहीं माना जाता था। जो असुर को मारता था उसको पुरुषोत्तम का पुरस्कार देते थे, उसको वीर का पुरस्कार देते थे, उसको भगवान बोला जाता था जो असुरों को मारता था। तो ये समझ लीजिए कि ऐसा कभी होता नहीं किसी देश में, जो भारत में हुआ है, कि किसी आदमी को मारने पर सजा नहीं, यानी उसके जीवन का जो मानवीय मूल्यांकन है वो शून्य हो गया है। और यही परिस्थिति आज निर्माण हो रही है, यही परिस्थिति आज निर्माण हो रही है कि आपका जो जीवन का जो मूल्यांकन है, जो सामाजिक वैल्यू, जिसको सोशल वैल्यू बोलते हैं आप, सोशल वैल्यू ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, वो बिल्कुल वैल्यूलेस हो गया है, वो बिल्कुल निरस्त हो गया, उसको खत्म कर दिया गया है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए हम लोग बोलना पड़ रहा है कि आपको लेकर किसी भी टाइप का डिसीजन इस देश में नहीं हुआ, आपको केंद्रित करके किसी भी टाइप का डिसीजन इस देश में नहीं हुआ। ये बड़ी बात है। आज का जो विषय है, इस विषय को आप लोगों को दोनों तरीके से देखना पड़ेगा, एक सामाजिक तरीके से, एक सांस्कृतिक तरीके से, एक आर्थिक तरीके से। तीनों व्यवस्थाओं को आपको समझना पड़ेगा। इन व्यवस्था को समझे बिगर आप बात नहीं कर सकोगे। इस व्यवस्था को समझने के लिए आपके पास एक डाटा होना, आपके पास जमीनी स्टडी होना, आपके पास जमीनी स्तर का ज्ञान होना, यह बहुत जरूरी है। मेरा आपको कहना है कि जब हम इस पूरे परिप्रेक्ष्य में विचार करते हैं, तब हमको बाबा साहब का एक विचार, बाबा साहब की कुछ बातें हमको ध्यान में आती है। बाबा साहब ने बोला था कि संविधान और राजनीतिक हिस्सेदारी ये दोनों आपके लिए जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि आपके लोगों का आपकी समाज के प्रति वेदना और आपके समाज के प्रति अपनी सामाजिक जवाबदारी का निर्वहन, जिसको आप लोग बोलते हैं सोशल पेबैक, आप उसको सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में आप लोगों ने देखना चाहिए। ये खास बात बाबा साहब ने रखी। उसी को और अच्छे तरीके से आप लोग महात्मा फुले के कंटेस्ट में देख सकते हैं।
महात्मा फुले ने बोला कि श्रमिकों को स्वरक्षण और अधिकार तभी प्राप्त हो सकते हैं जब श्रमिकों का समाज निर्माण हो जाए, एक वर्ग में तब्दील हो जाए, वो संगठित हो जाए और अपने संघर्ष की तरफ जाए, तभी उनके अधिकार और उनको संरक्षण प्रदान हो सकता है। भारत में जो दुर्दशा आदिवासियों की और मजदूरों की, दलितों की और ओबीसी की हुई है, ये दुर्दशा आज हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि भारत और विश्व में पूरी परिस्थितियां दिन ब दिन बदलती चली जा रही है। आप देखिए, अब आने वाले 2 साल तक आप किसी भी सरकारी नौकरी के लायक नहीं रहेंगे। आप किसी भी सरकारी नौकरी में अप्लाई नहीं कर सकेंगे। जिस बच्चे की उम्र 36 थी वो 38 हो जाएगा, वो लाइबल नहीं होगा, उसकी एज बार हो जाएगी। जो बच्चा पढ़ सकता था, ये सब चीजें देखकर उसमें डिप्रेशन आ जाएगा। यानी आपके मन में कहीं ना कहीं एक ऐसा विचार आ जाएगा कि आप अपने आप को फ्रस्ट्रेशन की तरफ लेके चले जाएगा। पूरा समाज आज फ्रस्ट्रेशन की तरफ जाने की तरफ मुड़ रहा है, उस तरफ जाने की और मुड़ रहा है। ये हमको समझना पड़ेगा और ये हमारा उत्तरदायित्व है कि समाज को इस परिस्थिति से बाहर कैसे निकाला जाए। केवल भाषणों से काम नहीं जमेगा। ये केवल हम ये बोल के चलेगा नहीं कि भाई हम लोग सब ये हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, एक रूम में बैठकर सब लोग बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठकर एक दूसरे को अच्छा करे, एक दूसरे को हार पिनाए और बोले तू पैगंबर मैं खुदा। ये मूवमेंट जमीन की और एक रूम में बैठकर चलने वाली मूवमेंट नहीं है। इसको जमीन पे ले जाना पड़ेगा, इसको जमीनी स्तर पे काम करने वाले लोगों को घूमना पड़ेगा। अभी यहाँ पर साधु संतों की जरूरत नहीं है। साधु संतों का समाज के विकास में या भारतीय समाज में कोई बहुत बड़ा स्थान नहीं है, उनकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन उनका महत्व है। आज साधु संतों का महत्व है, मजदूरों का महत्व नहीं है। साधु संतों ने कोई बिल्डिंग नहीं बनाई, कोई पुलिया नहीं बनाई। साधु संतों ने किसी का मेहनत नहीं किया। साधु संतों ने विकास में अपना योगदान नहीं दिया, लेकिन मजदूरों ने दिया है। यहां की चार मीनार की मीनार से लेकर ताजमहल तक और ताजमहल से लेकर डैम तक और डैम से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर आपके घर तक मजदूरों का योगदान है, जो योगदान साधु संतों का नहीं है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य देखो कि जो मजदूरों को महत्व मिलना चाहिए उनका महत्व नहीं है, साधु संतों का महत्व बना हुआ है। जिस देश में श्रमिक, पसीना बहाने वाला आदमी, ईमानदार आदमी, ईमानदारी से रोटी कमाने वाला व्यक्ति, उसको स्थान नहीं है, उसके जज्बे को, उसके ईमानदारी को स्थान नहीं है, उस देश में उसके भविष्य के बारे में विचार करना। और दूसरी तरफ इस टाइप की व्यवस्था की साधु संतों का महत्व, उनकी पूजा, उनका ये, ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं हम? आज कौन से साधु ने और कौन से संत ने या कौन से महात्मा ने और कौन से लोगों ने आके सामने बोला है कि आप डरो मत, करुणा से हम निपट लेंगे, करुणा की दवाई मेरे पास है। मैंने भगवान को फोन करके बोल दिया है कि अब इधर इंडिया में करुणा नहीं आएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा भगवान इंडिया में है और सबसे ज्यादा तकलीफ में इंडिया आ गया है। हम लोगों को दोनों बातों को देखना पड़ेगा। ये किसी की आस्था को चोट पहुंचाने वाली बात नहीं है, ये हर घर में बीतने वाली बात है, हर मध्यम वर्गीय आदमी के घर में बीतने वाली बात है, हर गरीब मजदूर के घर में बीतने वाली बात है। साथियों, आज इतने बड़े लेवल पे मैंने एक सर्वे मेरे सामने आया, जब हम लोग पूरे लॉकडाउन के समय में मैं मध्य प्रदेश बॉर्डर, छत्तीसगढ़ बॉर्डर के क्षेत्रों में, इधर से हम लोगों ने गुजरात बॉर्डर के क्षेत्रों पे जो काम किया है, जो लोगों के बीच में जाकर उनकी तकलीफें देखी और उनकी समस्या को ढूंढने की कोशिश की, उसको उसके अंदर तक, गहराई तक जाने की कोशिश की, तब हमको समझ में आया कि अब सरकार की बात तो मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कम से कम वो मजदूर वर्ग का समाज के ऊपर से विश्वास उठ गया है, समाज पर से भरोसा उठ गया है। क्योंकि जब हमारा समाज का मजदूर वर्ग, चाहे वो दलित हो, ओबीसी हो या आदिवासी हो, ये वर्ग जब सड़क पर 200 किलोमीटर, 2,000 किलोमीटर पैदल भूखे चल रहा था, तब किसी, ये जो पढ़े लिखा वर्ग है हमारे समाज का, ये सड़क पर आकर उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। ये दहशत में था कि नहीं, मुझे
कोरोना वायरस हो जाएगा, मुझे ये हो जाएगा। एक अलग टाइप की साइकोलॉजी में वो जी रहा था और मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरे को ही जीना है। ये सामाजिक दायित्व निभाने में हम लोग पूरी तरह कम पड़ गए। हम सरकार को पहले समाज के पढ़े लिखे लोग और जो जिनके रोजी रोटी का साधन है, जिनके पास 2 वक्त की रोटी का साधन है, जो घर से निकलकर लोगों की मदद कर सकते थे, वो वर्ग यहाँ दिखाई नहीं दिया। ये इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में ये जो वर्ग है, जो समाज का गरीब पढ़ा लिखा वर्ग तो है ही, मजदूर वर्ग जो है वो अलग थलग हो जाएगा, उसका आइसोलेशन होगा। इसको सोशल आइसोलेशन बोलेंगे हम। जो सामाजिक आइसोलेशन, जो सामाजिक अलगाव की स्थिति पैदा होगी, वो स्थिति आपके समाज में आवश्यक संगठन की स्थिति के खिलाफ में आपके समाज में काम करेगी, जो हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा का रूप होगा। साथियों, पूरे देश को आप थोड़े देर के लिए आदिवासियों पे हम लोग नजर डाल देते हैं। मैं जब आदिवासियों के बारे में विचार करता हूं तो मेरे मन में एक सवाल खड़ा होता है कि किसी समाज की महिला बंदूक पकड़ के सड़क जंगल में दिखाई नहीं देती है, लड़ते हुए दिखाई नहीं दे रही है। ऐसी क्या परिस्थिति पैदा हुई कि आदिवासी विद्यार्थी और लड़कियां बंदूक पकड़ के जंगल में लड़ाई करते हुए दिखाई दे रही है, मारी जा रही है, इनकाउंटर हो रहा है। यह स्थिति किसी समाज की लड़कियों में नहीं दिखा मेरे को। पहली स्थिति। दूसरी स्थिति कि जितने मजदूर हैं, सबसे ज्यादा महिला मजदूर जो है वो आदिवासी समाज के हैं। एक तरफ वो बंदूक पकड़ रहे हैं, दूसरी तरफ कमर में बच्चे को बांधकर ईंटे पत्थरों का काम कर रहे हैं, गड्ढे खोदने का काम कर रहे हैं, वो भी आदिवासी महिला है। तीसरी तरफ पूरी परिवार की जवाबदारी लेकर, क्योंकि खास करके महिला आदिवासियों में अभी देखने में आया है कि पुरुषों को ज्यादातर दारू की लत रहती है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं उतना। कुछ समय काम करते हैं, उनके बाद उसका शरीर उसका साथ देना बंद कर देता है, तब वो महिला मजबूरन पूरे परिवार की जवाबदारी को वहन करती है, पूरे परिवार की जवाबदारी को लेकर चलती है। ये बड़ी बात है। तो ये महिला भी आदिवासी है, और ये करते हुए उसका समाज में क्या स्थान है, जब हम देखने के लिए जाते हैं तो हमको पता चलता है कि जो एक समय की कारभारिन थी, वो आज ऐसी महिला बन गई है जिसकी अपनी इज्जत, रोटी और काम का कोई स्थान नहीं है। उसको कोई महत्व नहीं मिलता है उस पर। एक महिला जब मजदूरी करती है तो उसको समाज में सम्मान की नजर से नहीं देखा जाता, उसको देखने का दृष्टिकोण होता है, उसका शारीरिक शोषण होता है, उसको तमाम यातनाओं से गुजरना पड़ता है। ये मूल निवासी महिला का भविष्य है, ये मूल निवासी महिला का भविष्य यानी भारत में स्थान बन गया है। उसकी जिंदगी को आप देखने की कोशिश करो कि जितना संघर्ष वो वर्ग कर रहा है, उतना संघर्ष किसी के जीवन में नहीं दिखाई दे रहा है। और ये संघर्ष केवल जिंदा रहने का संघर्ष है। वो मजदूरी करके करोड़पति नहीं बनने वाली, बिल्डिंग बनाने वाली नहीं है। उसको मजदूरी करके रोटी का जुगाड़ करना है शाम की। ये बड़ी बात है। आज 70% विद्यार्थी बहुजन समाज के पढ़ाई लिखाई पर एक ऐसा वर्ग आया कि भाई नहीं, हमने पढ़ना चाहिए, हमने शिक्षा ग्रहण कर लेना चाहिए। लेकिन शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी जब उसको रोजगार नहीं मिलेगा तब वो क्या करेगा, ये प्रश्न भी हमारे सामने खड़ा हो गया है। इधर मैंने आदिवासी महिलाओं के बारे में जो बात आपके सामने रखी थी, उसमें एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बोलना भूल गया कि उनके किसी भी आंदोलन को देखो आप, वो आंदोलन सरकार के खिलाफ में बड़ी अलग तरीके से दिखाई देता है और बदले में उसको एंटी नेशनल, राष्ट्र विरोधी घोषित कर देते हैं। एक बार उसको राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिए, चाहे वो इनोसेंट रहे। अगर किसी आदमी ने गुनाह किया है और उसको राष्ट्र विरोधी गुनाह आपने डिक्लेयर किया तो कोई अफसोस नहीं होता। लेकिन ऐसा बहुतांश वर्ग है जिसको राष्ट्र विरोधी आपने घोषित कर दिए, यानी आपको उसको मारने की एनओसी मिल गई, उसकी मृत्यु की एनओसी मिल गई। आप कभी भी उसको मार सकते हो और कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि वो राष्ट्र विरोधी है।
प्रश्न ये उपस्थित होता है कि जो इस देश का मालिक है, जो इस देश की जल जमीन जंगल का मालिक है, जिसका ये देश है, वो देश का विरोधी कैसे हो सकता है? वो राष्ट्र विरोधी कैसे हो सकता है? वो एंटी नेशनल कैसे हो सकता है? उसको कैसे घोषित किया जा सकता है एंटी नेशनल? वो जब जब अपने अधिकारों के बारे में बात करता है तो यहां का पूंजीपति वर्ग उसके खिलाफ में षड्यंत्र करना शुरू कर देता है, क्योंकि इनकी नजर उनके क्षेत्र में जो खनिज है, कोयला है, जंगल है, उस पर है, उनकी संपत्ति पर है। आदिवासियों की वजह से जंगल है, लेकिन बड़ी बड़ी आरा मशीनें आदिवासियों की नहीं है। आदिवासियों के जंगल पे से ये लोग दवाइयां और वनस्पति लेके जाते हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेके जाते हैं, लेकिन उसके धंधे में उनकी हिस्सेदारी नहीं है। आदिवासी के क्षेत्र में कोयला है, लेकिन आज तक के भारत में किसी आदिवासी का कोयला का दान नहीं है, उसकी कोई कोल मिल्स नहीं है, किसी का कारखाना नहीं है, उसके पास माइनिंग है, उसकी कोई माइनिंग नहीं है, उसके खनिजों के कोई कारखाने नहीं है, उसके ग्रेनाइट की सादी सी दुकान नहीं है। ये देखने का मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस पर भी आपको सोचना पड़ेगा, इस पर भी समझना पड़ेगा कि हमको करना क्या है। हमारे पास 3-4 किस्म की बातें आ रही है, 3-4 किस्म की बातें आ रही है कि इन सब परिस्थितियों में किस तरह आदिवासी और जो गरीब शोषित पीड़ित बहुजन कि आप इस दृष्टिकोण को सामने रखते हुए, इस दृष्टिकोण को अपने दिमाग में रखते हुए कि आपका सामाजिक जीवन सुरक्षित है या असुरक्षित है, यह प्रश्न आप अपने आप में उपस्थित करो पहले। क्योंकि बहुजन समाज में जो आंदोलन चल रहे हैं वो आंदोलन ज्यादातर राजनीति से प्रेरित आंदोलन है। राजनीति होनी चाहिए। आपके पास कोई ऐसा सामाजिक मिशन है जो आपके जीवन को लेकर सोच रहा है? केवल टेम्पररी इश्यूज को लेकर हम लोगों को इकट्ठा करते हैं, फिर उनसे चंदा लेते हैं, उनसे उस चंदे का एक अलग तरीके का इस्तेमाल हो रहा है। एनजीओ पैटर्न में हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है। ये घातक है समाज के लिए, ये पूरी तरह घातक है। बिरसा मुंडा ने बोला था कि जिस समाज की सामाजिक समस्या नहीं होती है उसकी कोई समस्या नहीं होती है, और जिस समाज की सामाजिक समस्या होती है उसकी समस्या ही समस्या होती है। हमारी सामाजिक समस्या यह है कि हमारे पास मिशन नहीं है। हमारी सामाजिक समस्या यह है कि हमारे पास ईमानदारी से अपने आप को समाज के लिए कुर्बान करने वाले लोग नहीं हैं। हमारी सामाजिक समस्या यह है कि हमारा आपस में समन्वय नहीं है। हमारी सामाजिक समस्या यह है कि अपने सामाजिक विचारों को और अपने लिए सामाजिक पर्यायी सामाजिक आंदोलन को हम समझ पाने में नाकाम हो गए हैं। आज हम लोग, हमारे बीच में जो आंदोलन चल रहे हैं वो हमारे नहीं है, दुश्मन द्वारा बताए गए आंदोलन चल रहे हैं। वो जो चाहते हैं वो हमारे बीच में आंदोलन कर लेते हैं। साथियों, जो हाल शिवाजी महाराज के और उनके बच्चे संभाजी महाराज के हुए, उससे बुरे हाल हमारे होने वाले हैं, क्योंकि वो हमारे लड़ाकू महापुरुष थे, बावजूद उनके साथ ये नहीं। जो हाल तंटा भील का हुआ वो हाल हमारा हो सकता है। जो राघोजी भांगरे का हुआ, जो हाल बिरसा मुंडा का हुआ, वो हाल हमारा हो सकता है। हमको इसकी पीछे के षड्यंत्र को समझते हुए काम करने की जरूरत है। हमारे पास एक प्रोग्राम होना चाहिए कि इस लॉकडाउन की बाद में हमने समाज में क्या करना है। इस लॉकडाउन के बाद में हमने समाज में कौन सी चीज को सामने लाना है। हम अपनी संस्कृति को लेकर पूरी तरह कंफ्यूज हो गए। हर आदमी अपने ढांचे में ढालना चाह रहा है। बहुजन समाज में भी होड़ लगी हुई है। कोई अपने साँचे में डालकर अपने हाथ में लीडरशिप रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बीमारी है। ये बीमारी समाज में परिवर्तन की अवस्था को, समाज के सशक्तिकरण की और उसमें सुव्यवस्थित संगठन की अवस्था को बाधक है। ये इस तरीके से नहीं चलना चाहिए। हमको एक प्रैक्टिकल और निस्वार्थ भाव से वास्तविकता को ध्यान में रख के इस आंदोलन को चलाना पड़ेगा। मेरा अपना एनालिसिस है कि 70% आदिवासियों का जीवन खतरे में है।
कम से कम 42% दलितों का जीवन खतरे में है और 28% बहुजन समाज का जीवन खतरे में है, जिसमें मराठा भी हो सकता है, जिसमें बाकी हो सकता है, और 9% मजदूर जो उच्च वर्णीय समाज के भी हो सकते हैं, उनका भी जीवन खतरे में है। ऐसी विपरीत परिस्थिति में अगर देश को देश जैसा बने रहना है तो हमको समझना पड़ेगा कि देश में ऐसा वर्ग कौन सा है जो हमारे दुखों के बारे में सोचता है, ऐसी लीडरशिप कौन सी है जो इन दुखों के बारे में सोच सकती है, ऐसी पार्टी कौन सी है जो हमारी लड़ाई में हमारी हिस्सेदार बन सकती है, ऐसे लोग कौन हैं जिनके साथ खड़े रहकर हम सुरक्षित रास्ते में जा सकते हैं। ये हमको सोचने की जरूरत है। हम बड़े लोग नहीं हैं, हम जमीन से आए हुए लोग हैं। हमको जमीन में रहकर अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। होना है, एक सपना भी रहता है हर किसी का कि नहीं हम बड़े बड़े पदों पे जाए, बड़े पावर को इस्तेमाल करें, बड़े पावर को हमारे साथ में ले। ये सपना है। ये सपना अगर आपको सच करना है तो आपकी जमीन मजबूत होनी चाहिए, और जब जमीन मजबूत करना है तो आपको वास्तविकता पर आधारित सामाजिक आंदोलन की जरूरत है। कल्पना शास्त्र नहीं, वास्तविक शास्त्र की जरूरत है। आपको एक एक चीज का बहुत प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा। अब देखिए बाबा साहब ने बोला था, शिका संगठित हुआ नहीं संघर्ष करा। सीखो, शिक्षा ग्रहण करो, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो। एक तरफ बिरसा मुंडा ने बोला कि समाज आर्थिक रूप से गरीब रहा चलेगा, लेकिन विचारों से गरीब नहीं रहना चाहिए, और जो समाज विचारों से गरीब रहता है वो गुलाम पैदा होता है और गुलाम ही मर जाता है। ये सच्चाई है। इस सच्चाई को समझने के लिए आपको, हमको, सबको मिलकर अलग अलग रास्तों से, अलग अलग मार्ग से एक जगह रहकर मानसिक विचारों से केंद्रित होकर एक मिशन चलाने की पूरे देश में जरूरत है। अगर आप बहुजन समाज को बचाना चाहते हो तो संविधान बचा नहीं सकेगा, क्योंकि संविधान ऐसे लोगों के हाथों की तरफ जा रहा है जिनके दिल में आपके प्रति कोई दर्द नहीं है। वो सोचना ही नहीं चाह रहे। अभी हम लोगों को ऐसा ट्रीट किया जा रहा है कि हम अनावश्यक लोग हैं इस देश में, अनवांटेड पीपल। जो देश का मालिक है वो अनवांटेड हो गया है, जो इस देश के जल जमीन जंगल का ओरिजिनल मालिक है। आपने एक टंटा भील का एक क्रांतिकारी उद्घोष था उनका, बिरसा मुंडा ने भी दिया था वही उद्घोष कि सरकार देश की चालक है और आदिवासी देश का मालिक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए, एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। साथियों, हम लोगों ने अपने जीवन के साथ साथ अपने समाज के असुरक्षित लोगों के जीवन के बारे में भी विचार करना, यही जीवन है, यही साधना है, यही एक मिशन हमारे लिए होना चाहिए। ऐसे समय पे जब सरकार का ध्यान हमारी तरफ नहीं जा रहा है, या सरकार हमारे ध्यान नहीं दे पा रही है, या सरकार इस स्थिति में नहीं है कि वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, ऐसी स्थिति में समाज के पढ़े लिखे सुशिक्षित सुरक्षित वर्ग को जरूरी है कि वो समाज के लिए सामने आए। मैं इस कोरोना वायरस की स्थिति में 2 मिनट के लिए आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं। देखिए, अलग अलग टाइप के वायरस आए, शहर में हो रहा है, ये बात समझ में आ रही है, लेकिन अगर ये वायरस जंगल में होगा तो आपके पास तो व्यवस्था ही नहीं है। लोग डोली पे पेशेंट को ले जाते हैं, खटिया पे सुला के पेशेंट को ले जाते हैं। आप उस सिस्टम के लोगों को कैसे बचाओगे? आप शहर के प्रोटेक्शन के साथ साथ अभी से ग्रामीण प्रोटेक्शन पर काम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ हो सकता नहीं है, क्योंकि आपके पास पहले से वहां इंफ्रास्ट्रक्चर होना था, आपके पास स्ट्रक्चर होना था, वहां पे वो नहीं है। स्वास्थ्य का स्ट्रक्चर नहीं है। यहां तो ऐसी साइकोलॉजी बना ली है कि किसी डॉक्टर को अगर गढ़चिरौली और मेलघाट में भेज दिए, बस्तर में काम करने के लिए भेज दिए, कालाहांडी में किसी डॉक्टर का ट्रांसफर हो गया, तो उसको ऐसा लगता है मेरे को सजा। यहां डॉक्टरों को पनिशमेंट देते हैं तो गढ़चिरौली में भेजते हैं। एक बात समझ में आती है कि भाई आपने उसको पनिशमेंट दिया और गढ़चिरौली में भेज दिया, यह समझ में आता है, लेकिन इसका मतलब गढ़चिरौली के लोगों के प्रति आपका क्या कहना है? आपका उसके तरफ देखने का दृष्टिकोण क्या है?
डॉक्टर को सजा अगर गढ़चिरौली में है, इसका मतलब यह है कि जो गढ़चिरौली में रह रहा है वो भी सजा भी काट रहा है। उनको एक प्रिजन है, वो एक सजा है, सामाजिक सजा है, जिसको सोशल आइसोलेशन बोलते हैं। वो सोशल आइसोलेशन का जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट आज हमको याद आ रहा है। वो कंसेप्ट को हमको याद करना पड़ेगा कि हमको किस तरीके से इन्होंने व्यवस्था से बाहर रखा, और वही आज होने जा रहा है। साथियों, करुणा तो एक बहाना है, आपको करुणा तो एक बहाना है, आपको इस व्यवस्था से भगाना है। ऐसा एक प्लानिंग षड्यंत्र आपके खिलाफ में होने जा रहा है। उस षड्यंत्र से हम सब लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। मामला धर्म और जात का नहीं है। आप जानते होंगे कि मजदूर तबके में किसी भी मजदूर के पास जाइए आप, अगर वो खाना खा रहा होगा तो अपने खाने में से आपको आधा खाना दे देगा और दिल से खिलाएगा, आइए साहब बैठिए, पानी पिलाएगा आपको, बिगर पूछे पानी पिलाता है। शहर का कल्चर देखिए आप, किसी के घर में जाइए, पानी पिएगा क्या ये पूछते हैं, खाना खाने की बात तो बहुत दूर की है। ऐसा वर्ग है ये, और ऐसे वर्ग के खिलाफ में इतना बड़ा षड्यंत्र, ये बहुत दुखदायी बात है। ये लॉकडाउन के आड़ में जो तकलीफों से इस वर्ग को गुजरना पड़ रहा है, जो तकलीफों से इस वर्ग को आगे गुजरना पड़ेगा, मेरे ख्याल से ये भारत में आज़ादी के बाद में सबसे भयानक स्थिति निर्माण हो गई है, जो हमारे लिए इतना बड़े चुनौतियापूर्ण रहेगा कि हमको संभलना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए हमको तमाम लोगों की साथ की जरूरत पड़ेगी। जो उच्च वर्णीय समाजवादी है, जो किसी भी धर्म संप्रदाय का आदमी रहे, जिसके मन में दर्द है मानवता के लिए, जिसमें मानवता के कुछ अंश बाकी है, उनकी भी हमको मदद लेनी पड़ेगी। सबको साथ में लेकर हम लोगों को इस आंदोलन को चलाना पड़ेगा। मैं आप तमाम लोगों से, तमाम साथियों से, बहुजन समाज के बुद्धिजीवियों से एक विनंती करता हूं कि इंसान की बुद्धि, या उसको बुद्धिजीवी तभी बोला जाता है जब वो मार्ग और विश्लेषण के वास्तविकता तक पहुंच जाए। हमको उस वास्तविक अवस्था से दूर रह के कोई बात नहीं करना है, हमको उस वास्तविकता से हट के कोई बात नहीं करना है। आप समझ रहे होंगे, मैं एक उदाहरण देता हूं। हमारे घर में मौत हो रही है और हम बाजा बजाने का काम करेंगे, तो दुश्मन को जो हमको मारना है चाहता है, उसको कोई तकलीफ नहीं है आपको मारने में। वो एनओसी होती है एक तरीके की, आप खुद स्वीकार कर रहे हो अपनी मौत को। तो कोरोना वायरस से भी हमको अपने आप को सुरक्षित रखना है। हमको जो डॉक्टर्स का या बाकी हमारे सरकार के लोग या बाकी लोग जो कह रहे हैं, उस पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ इससे उत्पन्न परिस्थिति का सामना करने के लिए अभी वर्तमान में और भविष्य में उसकी एक रणनीति हमको बनानी पड़ेगी। मेरे भाइयों, अभी सरकार हमारे साथ में है, कल ऐसी निर्माण होंगी परिस्थिति कि सरकार भी हमारे साथ में खड़े नहीं रहेगी। तब हम क्या करेंगे? बिगर सरकार के हम अपने आप को जीवित रख सकते हैं क्या? तो मैं आप लोगों से विनंती करता हूं, आप लोग इस पर विचार करें, इस पर पूरी तरह विचार करें, इस पर गंभीरता से विचार करें। मैं आज के मौके पर इस विषय पर बहुत ज़्यादा बोलना ये संभव नहीं था, क्योंकि कम समय में आपसे बात करने का मौका मिला है। मैं और कभी इस मौके पर और बहुत सारी बातों पर हम लोग बात करेंगे। आपके जो भी प्रश्न होंगे हम खुलकर उस पर काम करेंगे। मैं खुल के उस पर चर्चा करने की तैयारी कर रहा हूँ। मैं भी तैयार हूँ, वर्तमान में भी तैयार हूँ। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो, किसी बात पर आप चर्चा करना चाहते हो, तो मैं अवश्य आप लोगों के साथ में रहूँगा। मेरे लिए, आपके लिए, हम तमाम लोगों के लिए ये जो कोरोना वायरस है, ये हमको जागरूक करने के लिए आया है। इस वायरस के दो घाटे हैं। अगर हमने इसको नहीं समझा और इसका पालन नहीं किया, सुरक्षित नहीं रहे, तो मारे जाएंगे। और अगर हमने इसको समझा और इसके से उत्पन्न होने वाली परिस्थिति के लिए काम करेंगे, इससे सजग होकर हम काम करेंगे, तो बच जाएंगे। ये दो फायदे हमको, दोनों बातें हमारे सामने चुनौती के रूप में है। मैं आप तमाम लोगों से विनंती करता हूं कि आप लोग ऐसे परिस्थितियों को निर्माण करो, ऐसा बंधुत्व निर्माण करो कि आपकी आंखों के सामने पूरा बहुजन समाज दिखे।
आपकी आंखों के सामने मजदूर संगठित दिखे, आपकी आंखों के सामने दलित आदिवासी ये सुरक्षित दिखे। ऐसे चित्र को देखने के लिए आप लोग अभी से अपने माइंड को तैयार करो, अपने आप को जमीन पर ले जाकर काम करने के लिए तैयार करो। यही मेरी आप लोगों से विनंती है। मैं आप लोगों को विनंती और अपेक्षा भी करता हूं कि भाई इसी दृष्टिकोण से, कोई पर्याय नहीं है हमारे सामने आज। ये कोई भाषण नहीं था, एक चर्चा थी, एक विषय था कि इस तरीके से देखा जा सकता है। क्या हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं? क्या हम कोरोना के बाद में, कोरोना सोशल डिस्टेंस के बाद में, जब सोशल लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद में किस स्थिति में रहेंगे, कभी सोचे हैं? उसका प्लानिंग सोचिए। आज हम किस स्थिति में हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसका प्लानिंग आप लोग कीजिए और नियमित अध्ययन कीजिए। पढ़ाई के साथ साथ आपकी सोशल स्टडीज भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास साधन नहीं है मिशन चलाने के। तो आपका मिशन आपके घर से चलना चाहिए, आपका मिशन आपके अपने आप से शुरू होना चाहिए। मेरी आप लोगों से यही दरखास्त है। जय भीम, जय आदिवासी, जय बिरसा। और आप लोगों को मेरी एक बात मैं सामने रखना चाहता हूं कि कहीं पर भी ऐसी कोई गलत फहमी ना हो कि हम लोग पूरे समाज से दूर हो जाए। सबको लेके चलना है। ये देश हमारा है, इस देश के हम मालिक हैं। इसके सच्चे मालिक होने की दावेदारी और इसके सच्चे होने की जिम्मेदारी, ये दोनों चीजें हमको निभाना है, ये दोनों चीजें हमको करनी है। यही मेरी आप लोगों से अपेक्षा है। नमस्कार।